नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रही हैं। अगर सर्वेस की बात मानी जाए तो यही बात सच साबित होने जा रही है। टाइम्स नाउ और सी वोटर का ये सर्वे है, जिसके सर्वे के दौरान ये कहा गया है कि 294 मेंबर जो असेंबली है पश्चिम बंगाल की, उसमें 157 सीटें मिलने वाली हैं ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी टीएमसी को, जो कि 9 सीटें ज़्यादा हैं, जो जादुई आंकड़ा है उससे ज़्यादा। हालांकि भाजपा की अगर बात देखी जाए तो पिछले चुनाव से, जो विधानसभा चुनाव हुआ 2016 का, तब से लेकर अब तक 100 सीटों से भी ज़्यादा की बढ़त दिखाई जा रही है। यानी कि 104 सीटें ज़्यादा मिल रही हैं, 107 सीटें, यानी भाजपा की कोई ज़मीन नहीं थी पश्चिम बंगाल में, और अब तब से 3 सीट से लेकर अब 107 सीटें बताई जा रही हैं। तो यानी कि ये जो फ़र्क है ये बहुत कम है, और अगर वोटिंग परसेंटेज देखी जाए तो उससे भी कम नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी इतना काफ़ी है ममता बनर्जी के लिए कि वो जादुई आंकड़े से भी 9 सीटें ज़्यादा ला रही हैं। हालांकि जितनी सीटें उन्हें पिछली बार मिली थीं 2016 के चुनाव में, उससे कम है ये सीटें, और काफ़ी कम है ये सीटें। सही तौर पे सारा शिफ्ट जो हो रहा है वोटर बेस, वो भाजपा को शिफ्ट हो रहा है टीएमसी का। हालांकि जो थर्ड फ्रंट है, कांग्रेस पार्टी और साथ ही वाम दल, उनकी हालत बहुत बेहतरीन, बहुत मजबूत नहीं बताई जा रही है। तो वोटिंग परसेंटेज का अगर मैं जिक्र करूं तो जो प्रेडिक्शन किया गया है सी वोटर टाइम्स नाउ के इस सर्वे के मुताबिक, मैं फिर से ये बात कहना चाहती हूं कि सर्वे सिर्फ सर्वेज होते हैं, कभी गलत होते हैं, कभी सही होते हैं, उनकी बुनियाद पर हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक तरह से एक वोटर का मूड पता चलता है ज़रूर। तो 42% जो वोट है, वोट शेयर है, यानी कि पूरे जो लोग वोट करेंगे उनमें से 42% लोग, बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को वोट करना चाहते हैं। ये एक परिकल्पना है, एक ये प्रेडिक्शन है। और इसके अलावा 37.5% वोट जो है वो भाजपा को मिल रहा है। तो साफ तौर पर आप ये देखिए कि जो वोट परसेंटेज है वो बहुत कम है, बहुत ही नैरो है, लेकिन साथ साथ जो सीटों का डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा ना होकर ममता बनर्जी के सीधे फेवर में जा रहा है। थर्ड फ्रंट जो कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट का है, उसको 33 सीटें बताई जा रही हैं कि मिलेंगी, और 43 जो हैं वो कम हैं जो 2016 में मिली थी। जो जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन था 2016 में, वो जाहिर है ये थर्ड फ्रंट था, और अब जो है 46 सीटें कम, 43 सीटें वहाँ से कम बताई जा रही हैं। लेकिन अभी भी जो 90 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिसमें मार्जिन इतना कम है जिससे ये तय होगा कि इस तरफ जा रही है, जो पलटा है, वो पलड़ा है जो कांग्रेस पार्टी, जो भाजपा की तरफ भारी हो रहा है, या फिर टीएमसी की तरफ जा रहा है। तो 27 मार्च से ये चुनाव शुरू होंगे, 29 अप्रैल तक ये चुनाव चलेंगे, और दो मई को इसका नतीजा होगा। इस बारे में बातचीत करते हैं अपने दो खास मेहमानों के जरिए। दोनों खास मेहमान हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, तलवारें खिंच गई हैं। बिल्कुल एक तरह से देखा जाए कि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बताया जा रहा है 2019 के बाद से, या कई लोग तो ये कह रहे हैं कि 2014, 2019 और अब पश्चिम बंगाल का ये चुनाव कहीं ना कहीं तय कर रहा है पूरे भारत की राजनीतिक दिशा। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, दोनों पश्चिम बंगाल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत बोस हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, लेफ्ट लीनिंग इकोनॉमिस्ट हैं, और वामपंथी पार्टियों से जुड़े भी रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे साथ शिशिर बजोरिया जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से। कोलकाता में हैं आप शिशिर जी, सही कह रही हूँ क्या मैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस ओपिनियन पोल का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं, शिशिर जी, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पूरी उम्मीदें थी, जो अब तक के लग रहा था, कई कमेंटेटर्स भी ये कह चले थे कि अब इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल जीत रही है, ये जो सर्वे आया है इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सर्वे सर्वे होता है, चाहे वो प्री पोल हो या पोस्ट पोल सर्वे। असल रिजल्ट होता है जो ईवीएम से निकलता है और जो जिसकी घोषणा होती है। तो उसके लिए हम 2 मई तक इंतजार करें। मैं तो अभी भी बोलता हूं, ये सब सर्वे देखने के बाद केवल जीत हमारी निश्चित नहीं है, प्रचंड जीत हमारी निश्चित है। नहीं, लेकिन शिशिर जी, जो फर्क है ना वो काफ़ी है। ये अलग बात है कि भाजपा ने 5 साल के अंदर इतना बड़ा
जो सफ़र है, जो फासला है, वो तय कर लिया है कि पॉलिटिकल कमेंटेटर्स भी हैरान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको 100 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। उसके मुकाबले जो हम अगर देखें 2016 की बात करें, उसके बावजूद भी आप जो जादुई आंकड़ा है उससे काफ़ी दूर हैं। तो इतना जो फ़र्क है वो आप कैसे पाटेंगे? देखिए, आप एक सर्वेक्षण के ऊपर आधार करके बोल रही हैं। मैं 2019 लोकसभा चुनाव के का जो परिणाम आया, जिसमें हमारे 18 सांसद जीत के आए, उसके पीछे 121 विधानसभा आसनों में हमने बढ़त बनाई थी। 121 में 61 आसन ऐसे थे जिसमें हमारा प्राप्त वोट 50% से ऊपर था, और 120 के लगभग आसन में हम द्वितीय स्थान पे आए, 35 और से 45% वोट लेके। यही आपको दिखाता है कि हम कहां से कहां पहुंच गए और हम उस हाशिए से कितने करीब हैं। और कोई ये तो नहीं बोलेगा कि 2019 से 2021 में हमारी गति धीमी हुई है या हम पीछे गए। हमारी गति की तीव्रता तो और बढ़ी है। हाँ, आप ये जरूर बोलेंगे कि वो लोकसभा का चुनाव था और ये विधानसभा का चुनाव है, और ये बात तो सबको स्वीकारना है, हम भी स्वीकारते हैं। मगर इसके संग संग एक और बात है कि जो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस है, 2020 में 125 नगर निगम नगर पालिका का चुनाव होने वाला था, जिसको उन्होंने कराने की हिम्मत नहीं करी। और एक ही कारण से हिम्मत नहीं किया कि उनको पता था कि कराते के संग हार का सामना करना पड़ेगा। कोविड जरूर दिखा दिया, मगर आपको यह भी बता दे, 12 ऐसे नगर निगम नगर पालिकाएं थी जो कि कोविड के कई महीने पहले ही वो खाली हो गए थे, शून्य हो गए थे। क्या किया? अपना ये जो यहाँ का प्रावधान है उसका दुरुपयोग करके अपने लोगों को प्रशासक बैठा दिया। और यदि इनको हिम्मत होता तो भाई, अच्छा, म्युनिसिपल चुनाव तो केंद्र आयोग के अधीन भी नहीं है, वहां कोई केंद्र बल भी नहीं आता है, सब कुछ आपका है, करा लेते। बिल्कुल। वो तो इतना उनके हिम्मत नहीं। जी प्रसन्न जी, मैं आपको बहस में शामिल करना चाहती हूँ। ये बताइए कि एक ऐसी पॉलिटिकल फाइट जिसको कि आइडियोलॉजिकल बैटल ज़्यादा बताया जा रहा है, कि एक विचारधारा की लड़ाई है, भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा, भारत का भविष्य क्या होगा, काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि पश्चिम बंगाल में अब क्या होता है। पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो सर्वे है इसके आंकड़ों पर आप कितना विश्वास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में सर्वे जाता है वो इसको एक तरह से बिल्कुल शाश्वत सत्य बनाकर पेश करता है और बाकी कहते हैं कि हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं ये देख रही हूँ कि जो एक आइडियोलॉजिकल बैटल का जो पूरा जिक्र हो रहा है, क्या आप इसे इतना अहम मानते हैं? और दूसरी बात, इस सर्वे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आइडियोलॉजिकल तो है, लेकिन मुझे जितना लग रहा है इस चुनाव का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो मैं कहूंगा कि दो एंटी इनकम्बेंसीज के बीच में टकराव है। क्योंकि राज्य का चुनाव है तो राज्य सरकार का जो पिछले 10 साल और खास करके पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड है, उसमें बहुत सारे वजह है जिसके चलते लोगों में एक किस्म का गुस्सा जो है राज्य सरकार के अलग अलग जो उनके कारनामे हैं उस पे है। उसका फायदा आज जो है, क्योंकि बाकी जो वामपंथी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी या दूसरे जो विकल्प है, वो लोग कमजोर पड़ गए, तो भारतीय जनता पार्टी उस स्पेस को अभी आज के तारीख में ऑक्युपाई कर पाया है। लोकसभा चुनाव के नतीजा जिसके बारे में अभी जिक्र हुआ, तो वो वही दिखाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन हम ये भी ना भूले कि मोदी सरकार का भी अभी करीब करीब 7 साल जो है हो चुका है। तो वो जो सोनार बांग्ला बनाने का वादा वो कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि पूरा देश भर में भी जो रोजगार का स्थिति है, अर्थव्यवस्था का जो स्थिति है, पेट्रोल डीजल जिस तरीके से का असर भी पड़ रहा है जनता के ऊपर, तो उसके खिलाफ भी लोगों का जो है कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी कहिए या गुस्सा कहिए वो है। इन दोनों तो मैं कहूंगा कि दोनों नेगेटिव का टकराव हो रहा है। कौन सा ज्यादा नेगेटिव होगा उसके ऊपर इसका मतदान का फैसला जो है निर्भर करेगा। कोई पॉजिटिव इसमें
ज्यादा इसमें किसी का मुझे दिखाई नहीं। मैं थर्ड फ्रंट का भी आपसे जिक्र करना चाहती हूँ, लेकिन शिशिर जी से उससे पहले बहुत अहम सवाल। शिशिर जी, दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आपके पास देखिए मुख्यमंत्री तक का चेहरा मौजूद नहीं है, और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने एक पूरा कल्चर तैयार किया है जिसमें हर चुनाव जो है अब एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल में चुनाव होता है। हर चुनाव इस तरह से होता है कि एक चेहरा बनाम दूसरा चेहरा। अब जब 7 सालों में लगभग देश का चेहरा नहीं बदल पाया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पश्चिम बंगाल में आप चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? आपकी तो पार्टी का संगठन इतना कमजोर है कि कोलकाता के बाहर भी ये संगठन नजर नहीं आता है। तो क्या पूरे तरीके से आप इस पर निर्भर कर रहे हैं, इस पर बैंक कर रहे हैं कि ममता बनर्जी फेल होंगी, और प्रसन्नजीत कह रहे हैं कि सीधे एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भाजपा को होगा? कितना हो सकता है आखिर ये फायदा? आफरा जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि भाजपा केंद्र स्तर पे एक नीति अपनाता है और राज्य स्तर के चुनाव पे दूसरा। कभी भी हम राज्य स्तर के चुनाव पे कोई भी चेहरा को सामने नहीं रखते हैं। क्या मदन लाल खट्टर जी हमारे चेहरा थे? क्या देवेंद्र फडणवीस जी हमारे चेहरा थे? क्या सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे चेहरे थे? क्या रघुवर दास जी हमारे चेहरे थे? क्या बिप्लब देब जी हमारे चेहरे थे चुनाव के लिए? नहीं। नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वप्रथम नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, और प्रधानमंत्री के लिए उनका चेहरा जरूर रहता है और हर जगह उनका चेहरा विराजमान रहता है। और जहां तक आप बंगाल में बोले चेहरा नहीं, ऐसा नहीं। हम किसी चेहरे को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम अपने मुद्दे को सामने रख रहे हैं, और हमारा सर्वप्रथम चेहरा है उसी को हम रख रहे हैं, जिसको हम अखिल भारतीय स्तर पर रखते हैं। वो है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। शिशिर जी, इतनी विश्वसनीयता कम हो चुकी है, लोगों का विश्वास इतना कम हो चुका है। आप देखिए कि पूरे आर्थिक हालात देखें। मैं अभी तो सांप्रदायिक मुद्दे पे आई भी नहीं हूं कि ये क्यों आइडियोलॉजिकल बैटल बताया जा रहा है, इसको क्यों विचारधारा की इतनी बड़ी लड़ाई, लेकिन जीडीपी माइनस में जा रही है, लाखों करोड़ों नौकरियां हमारे हाथ से जा रही हैं। आप प्रेस की फ्रीडम का आप जिक्र करिए, नागरिक अधिकारों की आप बात करिए। भारत जो है एक पूरी तरीके से पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र से अब आंशिक रूप से पार्टली फ्री कंट्री बन चुका है। मैं पूछना चाहती हूं कि किन अचीवमेंट्स पे आप ये चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में? अफरा जी, आपके अपने विचार, आप जो बोल रहे हैं, आप अपने विचार प्रकट कर रही हैं, और आप एक स्वाधीन संवाददाता हैं। मगर जहां तक लोगों का है, 17 करोड़ लोग जब 2014 में मोदी जी के नाम पे वोट दिए, मोदी जी के काम पे 23 करोड़ लोग वोट दिए 2019। इसको आप क्या बोलेंगे? ये ना 17 करोड़ 23 करोड़ बन गया क्योंकि उस टाइम नाम पे था, आपके काम पे था। तो ये क्या काम नहीं था? और ये लोगों के सामने नहीं देखा गया? सबसे एक ही मैं काम का उल्लेख करता हूं, क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। 70 साल हो गए, महिलाओं के लिए कोई सोचा नहीं था कि महिला, हमारी ग्रामीण महिला, सूर्य उदय के पहले और सूर्यास्त के बाद शौच के लिए जाते हैं। 11 करोड़ शौचालय, जिसको हम इज्जत घर बोलते हैं, बना देश में। हाँ, बंगाल को भी वंचित नहीं रखा गया, जहां की हमको हर तरह से हमको इन लोग दोहरा व्यवहार करते हैं। यहाँ की सरकार 1.5 करोड़ शौचालय बंगाल में भी बना। केवल एक में उदाहरण दिया, केवल एक, क्योंकि वो महिला के लिए। और ये तो पूरे देश का है। आपने जो जीडीपी माइनस में जा रहा, कोरोना काल में जीडीपी माइनस किया है, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। पूरे विश्व में एक ही देश जहां की कोरोना को पे जैसा हमने नियंत्रण पाया, और उसका एक कारण था लॉकडाउन, दूसरा कारण था उसके लॉकडाउन के कारण जो हमें 4-5 महीने का जो जिसको बोलते हैं एडवांस टाइम मिला, उसमें जो तैयारियां हुई, और उसमें जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स सामने आए, जैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पूरे मेडिकल टीम, और उसमें अलग अलग जगह के पुलिस, जो जिस मुस्तैदी से लड़े। पूरे विश्व में सबसे कम मृत्यु इस देश में हुआ है, यदि आप उसको
एक परसेंटेज पे देखें शिशिर जी, जहाँ तक शौचालयों का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं इस बात को टेस्टिफाई करूंगी। मैं खुद गांव देहात जाती हूँ कवरेज के लिए। वाकई महिलाओं को फायदा हुआ है, और ये इस स्कीम की और बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, या आपने टॉयलेट्स का जिक्र किया कम से कम, लेकिन यह है कि हाँ, महिलाओं का जीवन इसको लेकर बेहतर हुआ है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि उज्ज्वला स्कीम, जिसको खुद प्रधानमंत्री अपना चेहरा सामने लाकर बात कर रहे थे, उसका जो शुरुआती दिनों में फ़ायदा हुआ, आप ये देखिए कि गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि 35% औरतों ने अब वो पीछे चली गई हैं, वापस चूल्हे पे चली गई हैं, वापस लकड़ी जो है वो से जला के खाना पकाया जा रहा है। तो साथ साथ ये भी समझना होगा कि ऐसा ना हो कि अपनी ही स्कीम्स को रिवर्स करने का काम खुद भाजपा की महंगाई काबू ना कर पाने की, या अर्थव्यवस्था को ना काबू में कर पाने की जो स्थिति है उसके खिलाफ बन रहा हो। मैं प्रसन्नजीत जी की तरफ जाना चाहती हूँ। प्रसन्नजीत जी, ये बताइए कि जो ये इस सर्वे को अगर ये माने आधार, हालांकि ये बात सच है कि आप दोनों की तरह मैं भी इस बात को कोई शाश्वत सत्य नहीं मानना चाहती हूँ, लेकिन अगर इस पर देखें कि 42% जो है वो वोट शेयर बताया गया है टीएमसी का, और 37% वोट शेयर है भाजपा के लिए, तो ये वोट शेयर में फ़र्क जो दिख रहा है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा है। इसमें खासकर 90 के आसपास जो सीटें हैं, जो ये बताई गई हैं कि ये फ्लूइड हैं, किसी भी तरफ टर्न कर सकती हैं। मुझे ये बताएं कि आप चूँकि खुद एक बंगाली हैं, आपने खुद जो है वो पश्चिम बंगाल को इतना करीब से देखा है, वहाँ की राजनीति को देखा है, क्या जो धार्मिक पहचान है लोगों की, उसको जो वेपनाइज करने का काम जो पिछले कई सालों में लगातार हमने एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट के तौर पर देख रहे हैं हम, क्या आपको लगता है कि ये जो सीट शेयर है ये उसको पार कर पाएगा, या आपको लगता है कि ये इतना सीट शेयर मिलना ही इसकी पहचान है, इसका एक सबूत है? देखिए, दो तीन इसमें मसला है। पहला चीज तो ये है कि जहां तक सर्वे की बात आपने जो जिक्र किया, तो अलग अलग सर्वेज है। कुछ सर्वे ये भी कह रहे हैं कि टीएमसी जो है जीत जाएगा, कुछ सर्वे बोल रहा है कि नहीं, वो पीछे रह जाएगा, बीजेपी जो है आगे चला जाएगा। मेरे हिसाब से ये सारे सर्वेज कहीं ना कहीं इसी बात को जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि 2019 के बाद पिछले मान लीजिए 1.5-2 साल में बीजेपी का और भी ग्राफ ऊपर गया, या टीएमसी का ग्राफ ऊपर गया है, या बीजेपी नीचे गया, टीएमसी नीचे गया। यही मेन बहस इसी पे है। उस पे मुझे जो लग रहा है कि 2019 में कुछ कुछ जगहों में जहां बीजेपी सरप्राइजिंगली अच्छा रिजल्ट किया था, वहां इस बार उनका वोट घटेगा। मैं आपको ठोस बता सकता हूं, जैसे पहाड़ का इलाका है, दार्जिलिंग है, वहां जो गोरखा समर्थन मिलता था भाजपा को, वो इस बार मिलने नहीं जा रहा है। वो सीधे सीधे बिमल गुरुंग से लेके सारे जो पहले भाजपा के समर्थक लोग थे, वो अब खुल के उनके विरोध में आ गए। जो जंगल महल के इलाके, आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है, वहां पे भी बीजेपी का ये जो रथ यात्रा वो लोग निकाले थे, वहां उनको उतना समर्थन इस बार हासिल नहीं होता हुआ दिख रहा है। भीड़ भी नहीं जुटा पाए। वो बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट को अपना प्रोग्राम रैली कैंसिल करके आ जाना पड़ा, क्योंकि वहां मतलब कुछ भी जनता जो है बाहर नहीं आया, उनका समर्थन वहां से चला गायब हो गया। वही चीज जो ईस्ट बंगाल के रिफ्यूजीज है, हिंदू रिफ्यूजीज है, उनको वो लोग वादा किए थे प्रधानमंत्री की नागरिकता देंगे, सीए कानून का, वो कानून आया, रूल्स अभी तक 2 साल में नहीं बना पाया। तो वहां पे भी एक फॉल्स प्रॉमिस इनका जो है वो एक्सपोज हुआ है। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है, जैसे मुतुआ बोल के एक कम्युनिटी है, बड़े संख्या में 2 सीट बीजेपी जीता था, रानाघाट और बोनगा, जो 2 एससी रिजर्व सीट है। यहाँ अभी बीजेपी के को लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपका नागरिकता का कहाँ गया, हमको तो नागरिकता मिला नहीं। अलग अलग जगहों में जो दलित, आदिवासी, गोरखा, ऐसे पॉकेट्स में बीजेपी के खिलाफ माहौल जो है बना है 2019 से लेके अभी तक। लेकिन कलकत्ता और आसपास अगर आप देखिएगा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, यहाँ जो एंटी इनकम्बेंसी था, जैसे अम्फान साइक्लोन के बाद बहुत ज्यादा घपला हुआ, चोरी हुआ पंचायत स्तर पे, और वो रूलिंग पार्टी टीएमसी के लोग ही इसमें शामिल रहे। हाईकोर्ट जो है उसके खिलाफ सीएजी का इंक्वायरी जो है, ऑडिट का फैसला सुनाया। तो ये सब इलाके में टीएमसी से ज्यादा बीजेपी जो है गेन करेगा।
तो ये दोनों ट्रेंड साथ साथ चल रहा है, जो मुझे लग रहा है। कुछ जगह बीजेपी गेन कर रहा है, कुछ जगह बीजेपी लूज कर रहा है। इसका नेट क्या होगा वो मुझे ख्याल से इस बार बोलना थोड़ा मुश्किल है, और डिटेल में जाना पड़ेगा। चुनाव होते होते मुझे नहीं लग रहा है इसको समझना उतना आसान है। लेकिन मैं एक ही बात से बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं, तो देखिए, महिलाओं की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में हमारे बहनों के साथ, खास करके दलित बहनों के साथ क्या हो रहा है हाथरस में और उन्नाव में, वो बंगाल की लोग भी देख रहे हैं, अखबार हर कोई पढ़ता है। और ये महिला सुरक्षा वगैरह ये सब अपनी जगह पे है, बंगाल में भी बहुत अच्छा स्थिति है, ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका कोई सोल्यूशन नहीं। बिल्कुल बात ये है, लोगों को ढंग का विकल्प नहीं मिल रहा है। बीजेपी, उसीलिए बीजेपी को फायदा हो रहा है। जिस दिन ढंग का विकल्प जनता को मिलेगा, लोग बीजेपी को भी रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कर सकता है। जिस तरह से 34 साल के रूल के बाद वामपंथी पार्टियों को रिजेक्ट किया गया, ममता बनर्जी जो स्ट्रीट फाइटर बताई जाती हैं, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से, जिस ज़ील के साथ और जिस ऊर्जा के साथ चुनाव भाजपा लड़ती है, शायद उनका एक जवाब ममता बनर्जी ही हैं। और ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर एक राष्ट्रीय स्तर के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो 7 साल से सत्ता में हैं, अगर उनको हरा पाती हैं ममता बनर्जी। लेकिन शिशिर जी, मुझे बताइए कि सीएए को लेकर खासकर, जिसकी अभी संवैधानिकता भी तय नहीं है, अभी कोर्ट में मामला, कई दर्जन पिटिशंस कोर्ट में पड़ी हुई हैं इसको लेकर, भाजपा का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर नहीं आता समझ में। हम जानते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार बोला, कुछ हफ्तों पहले बंगाल में बोल दिया था, पश्चिम बंगाल में, कि हाँ हम लागू करेंगे और इस डेट से लागू करेंगे। लेकिन असम में आप क्या करेंगे सीएए का, ये भी पता नहीं है। तो पश्चिम बंगाल का जो वोटर है वो समझदार है, वो भी ये समझता है कि सीएए को आप किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, या किस तरह से जो है वो सांप्रदायिक आधार पर बंगाल के लोग, हमेशा जाहिर है अलग अलग तबके रहे, लेकिन कभी भी किसी पार्टी ने, चाहे वो वाम दल रहे हों या टीएमसी रहे हों, उन्होंने जो सोशल आइडेंटिटीज थी लोगों की, उनको पॉलिटिकल आइडेंटिटीज में नहीं बदला। लेकिन भाजपा अब ये काम कर रही है। देखिए, जहां तक सीए का आप जो बोले, बात से एकदम सही है कि ये कई मामले चल रहे हैं, मामला विचाराधीन है, मगर गृह मंत्री जी ने बंगाल में आके, बनगांव में जाके ठाकुरबाड़ी से ऐलान किया है कि ये हम लागू करेंगे, और बस थोड़ा सा ये वैक्सीनेशन खत्म हो जाए और हम इसको लागू करेंगे, कार्यान्वित करेंगे। ममता बनर्जी क्या बोल रही है? ये बोल रही है तुमको दरकार क्या है, तुम तो नागरिक हो, क्योंकि हमने तो तुमको फॉल्स कार्ड्स दे दिया है, तुम नागरिक हो। मगर मैं वहां से हट के जा रहा हूं। आपने पहले एक जो वोट परसेंटेज का जो बात किया, देखिए, आप यहाँ सर्वेक्षण क्या बोल रहा है, मैं उस पर नहीं जाता हूं। जो वास्तव वोट पड़े पिछले लोकसभा में, 43% वोट तृणमूल कांग्रेस के बक्से में पड़े और 41% हमारे बक्से में पड़े। तो कोई आप देखेंगे तो जो व्यवधान है वो महज 2% का है। और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं प्रसन्नजीत जी, उनसे, उनके मुंह से जो सुन के हमें बहुत खुशी हुई कि देखिए, नीतिगत वो तो नहीं बोल पाएंगे कि भाजपा आगे आ जाएगा या आगे है, तो बट अपने शब्दों में उन्होंने इतना तो संकेत दे दिया कि भाई चलो, तुम टक्कर में हो, शायद कुछ तो आगे हो। बहुत सुन के खुशी हुई। मगर जो यहाँ पर जो कांग्रेस और लेफ्ट का जो ये एक अनैतिक जोट है, ये जो यहाँ इनकी साझेदारी है, केरल में तो ये कुश्ती करते हैं, बंगाल में ये दोस्ती करते हैं, और बंगाल में इन्होंने अब अपने कुर्सी का एक तीसरे पैर को ले आया, जो खुद बोलता है कि हम यदि हट जाएंगे तो कुर्सी गिर जाएगा। एक सांप्रदायिक दल है जिसका पूरा आधार है धर्म, वो उसका उसका गंगोत्री है धर्म, और उसके संग कौन जुड़ा है? एक दल जो अपने पूरे देश में बोलता है कि हम सेक्युलरिज्म के, धर्मनिरपेक्षता के एकमात्र ठेकेदार हम हैं, वो है कांग्रेस। और देखिए, सही माने में जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी है, हमारे मित्र मानेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी का आधार नैतिक नास्तिकता है। ये सांप्रदायिक
बीजेपी से आके आप एकदम एक सांप्रदायिक पार्टी का आपने दामन थामा है। नहीं, मैं तो खुश हूं इस बात को लेकर कि आप समझते हैं कि धर्मनिरपेक्षता अच्छी बात है, जबकि आपके सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री अभी ये बात करके चुके हैं। लेकिन प्रसेनजीत जी ये बताइए कि ये बहस खत्म नहीं होगी कांग्रेस और लेफ्ट की जो बात कर रहे हैं शिशिर जी, उसकी बात को किए बगैर कि आखिर ये जो थर्ड फ्रंट है ये ये भी हो सकता है क्या कि ये कोई सरप्राइज लेकर आ जाए? ये बात सच है कि ये जो शिशिर जी कह रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाम दल और कांग्रेस पार्टी बिहार में हालांकि एक साथ रहे, यहाँ भी एक साथ हैं, केरला में अलग चुनाव लड़ते हैं, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन तो दिखता है, लेकिन वैसे ही शायद भारत की राजनीति भी है। मुझे ये बताइए कि इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वाम दल और कांग्रेस का कमजोरी के चलते ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी आज जो जगह में पहुंची है, जो 18 सीट इन्होंने जीत लिया 2019 का लोकसभा में। तो अगर वाम दल और कांग्रेस अगर अपना पिछले जहां वो लोग थे, खास करके वामपंथियों के बारे में मैं कहना चाहता हूं, वो अगर अपने जगह को ठीक रख पाते तो बीजेपी को ये स्पेस मिलता ही नहीं। बीजेपी का जो उभार हुआ है वो हुआ ही है वाम दल और कांग्रेस का, खास करके वामपंथी वोट काफी शिफ्ट हुआ है बीजेपी में 2019 में। तो इस चुनाव में मुझे नहीं लगता कि पिछले 2 साल में ऐसा नया कुछ हुआ है जिसके तहत उनको दोबारा से जो है वो समर्थन मिलने वाला है। अभी फिलहाल वो लोग रेस में बहुत ज्यादा कहीं कुछ सीट्स में हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सीट्स में ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी जो है कॉन्टेस्ट होगा। वाम दल और कांग्रेस को 2016 में लोग परख चुके हैं, उसको विकल्प यहाँ के जनता अभी फिलहाल मान नहीं रहा। लेकिन मैं जो भाजपा के प्रवक्ता जो बात बोल रहे हैं, मैं उनपे एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, बंगाल में सांप्रदायिकता का जो मसला है ये थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि हमारे देश में जो सांप्रदायिक आधार पे जो बंटवारा हुआ वो देश का बंटवारा हुआ, लेकिन उसका अगर 2 राज्य में सबसे ज्यादा उसका लिए नुकसान लोगों को भुगतना पड़ा, एक पंजाब था और एक बंगाल था। और बंगाल में क्योंकि ये बहुत गरीब राज्य है, शोषण रहा है अंग्रेजों के जमाने से लेके यहाँ बहुत बड़ा जो है शोषण का सिलसिला चला है। यहाँ जो पार्टीशन हुआ, क्यों यहाँ ये आपको समझना पड़ेगा कि भाजपा जैसे ताकत का क्यों आजादी के बाद से कभी यहाँ पैठ, चाहे जनसंघ हो चाहे बाद में भारतीय जनता पार्टी हो, कभी नहीं रहा। वो पार्टीशन के चलते जो पार्टीशन को सपोर्ट किया उनको बंगाली लोग कभी, वो चाहे हिंदू बंगालीज हो मुस्लिम बंगालीज हो, वो पसंद नहीं किए, क्योंकि इतना बड़ा कॉस्ट, इतना बड़ा खमियाजा बंगाल को कम्युनल पॉलिटिक्स से भुगतना पड़ा कि देश बट गया और इतने रिफ्यूजीज आ गए और इतना दर्द और दुख से उनको जो है करना पड़ा। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है ये सीए एनआरसी के तहत उसी पॉलिटिक्स को वापस यहाँ लाना चाह रहा है। ये जो अमित शाह के बारे में जिक्र हुआ, पहला चीज कि अमित शाह ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है सीए के तहत, ये पूरा पॉलिटिक्स ही एक झूठ के ऊपर जो है वो लोग तैयार किया है। क्यों? बांग्लादेश से आए हुए जो रिफ्यूजीज है उसका 99% हिंदू है, 99%। उसमें कोई ज्यादा, उसमें मुसलमान शायद ही कोई होगा, क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजोरिटी देश है। उसमें जो घुसपैठिया वो लोग बोलते हैं, वो घुसपैठिया तो उनके हिसाब से घुसपैठिया है, हम लोग उसको रिफ्यूजी जो है बोलते हैं। वो सब हिंदू है, उसमें कोई मुस्लिम नहीं है। तो आप जो है मुस्लिम घुसपैठिया का जो एक है, ये एक नौटंकी है। ये बीजेपी के लोग सिर्फ बोलते हैं, उसका कोई तथ्य प्रमाण हम आरटीआई भी किए हैं। होम मिनिस्ट्री यही अमित शाह का होम नहीं, आप दोनों को एक बार फिर इकट्ठा करूंगी मैं, और इस पर हम जरूर बहस करेंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि ये बहुत अहम विषय है जो कि इस पूरे चुनाव के केंद्र में भी है। और मैं दर्शकों से वादा कर रही हूँ कि एक अलग से सिर्फ इसी मुद्दे पर मैं बहस करूंगी। लेकिन शिशिर जी को आखिरी 30, जी हाँ, मैं आखिरी 30 सेकेंड आपको शिशिर जी देती हूँ, फिर मुझे कार्यक्रम खत्म करना है। जी, मेरे भाई प्रसेनजीत जी जो बोल रहे थे सत्य से परे है, और इसलिए परे है कि इनको भी पता है हम दोनों एक ही दल में थे। इनको भी पता है कि जो घुसपैठिया और शरणार्थी का फर्क क्या है, इनको भी पता है। जो हिंदू भाई आए वो शरणार्थी आए, जो वहां से, क्योंकि वो मुस्लिम प्रधान देश है, वहां से देखिए स्वेच्छा कोई मुसलमान नहीं आएगा। माने वो जो आया है वो अपने आर्थिक कारणों से आया है, जिसको यहाँ नौकरी चाहिए,
या जिसको या कुछ चाहिए, जो हिंदू भाई आए वो प्रताड़ित आए हैं। यदि ये नहीं मानते हैं तो मैं इनको एक एक उदाहरण दे सकता हूं कि कौन कौन बाम नेता वहां से वोट बैंक के लिए लोगों को लाए और किस किस जिला में बसाए। प्रसेनजीत बाबू आपको भी जरूर इस पे बहस करेंगे शिशिर जी। शिशिर जी बहस करेंगे जरूर इस पे। प्रसेनजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, अब अगले कम से कम हम 2 महीने तक, मैं कहूंगी कि जब तक मई में चुनाव नतीजे नहीं आते हैं, बंगाल की राजनीति को हम एक तरह से पूरा थ्रेड बेयर जिसे कहते हैं कि धागा निकाल कर हम राजनीति पे चर्चा करेंगे। और यही एक अच्छा तरीका है समझने का भी, मुद्दों को, राजनीति और जो चुनावी राजनीति है उससे परे जो मुद्दों को, जो तथ्य हैं उनके दायरे में, उनके आईने से देखना। अभी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।